हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भूगोल, जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपके एग्ज़ाम में यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी, जहां हम अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चन लाए हैं। 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट की वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल होगी। पूरी देखना, स्किप करके नहीं जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करना। अच्छी लगे तब भी कमेंट करना, ना भी लगे तब भी कमेंट करना। चलिए, जैसे कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन नहीं थमेंगे जब तक कि जीत ना जाएंगे। माना कि अंधेरा घना है, पर मशाल जलाना कहाँ मना है। माना कि अंधेरा घना है, पर मशाल जलाना कहाँ मना है। चलिए, इसी के साथ हम आपकी भूगोल की क्लास शुरू करते हैं, और यह बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों के नाम। मानव भूगोल मतलब जहाँ मानव निवास करता है, वहाँ उपक्षेत्र कैसे कैसे होते हैं। जैसे उपक्षेत्र हम अपने उपकरण के बारे में उप देखते हैं, तो प्रादेशिक भूगोल मतलब जहाँ हमें रहना है, मनुष्य जाति रहती है, वहाँ के भौगोलिक स्थिति कैसी है, परिवेश कैसा है, सांस्कृतिक भूगोल कैसा है, कल्चरल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल मतलब वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, लड़ाई दंगा झगड़ा या कोई भविष्य में कोई घटना तो नहीं घटित हुई ऐसी। चौथी है जनसंख्या। 5 में है संसाधन भूगोल। संसाधन मतलब वहाँ जीवन यापन करने के लिए कितने कितने संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या सभी कृत्रिम संसाधन है, जिनसे मनुष्य आसानी से जीवन जी सके। राजनैतिक भूगोल यानी कि वहाँ कोई साम्यवादी या किसी प्रकार के आतंक या किसी पार्टी का दबदबा तो नहीं है। राजनीतिक भूगोल कैसा। अधिवास, अधिवास मतलब रहने के लिए वहाँ का परिवेश कैसा है। पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल का मतलब होता है जहाँ पे विरासत के कुछ पर्यटन या मंदिर मस्जिद जो हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में होते हैं, उनको पर्यटन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलन सी सैंपल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। देखो, एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल मतलब बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जो वैज्ञानिक, उन्होंने अपने अपनी विचार विमर्श दिए हैं कि मानव भूगोल की अलग अलग टाइप की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इनकी परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल अस्थिर, अस्थिर का मतलब स्थायी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। जनसंख्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? मतलब इस क्वेश्चन को हम कई बार आप लोगों को क्लास में बताए भी हैं कि किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या, मतलब उसके क्षेत्रफल और उसमें कितने निवासी रहते हैं, निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या और टोटल क्षेत्रफल, तो निकल के आ जाता है जनसंख्या घनत्व। वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है बताइए जल्दी? 389। यूपी का कितना है? 829। हाँ, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक। जहाँ की पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले 2 कारण, मतलब जनसंख्या को प्रभावित करें कोई भी 2 कारण हो सकते हैं। जैसे जल की उपलब्धता, मान लो अपने देश में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं, वहाँ ज़मीन सब कुछ है वहाँ, लेकिन पानी नहीं है, तो जीवन क्या संभव है? नहीं है, जीवन नहीं जी सकते हैं। तो जल की उपलब्धता। दूसरा भू आकृति, भू आकृति कैसी है? मान लो वहाँ फसलें पैदा ना होती हैं, कंकड़ीली पथरीली और सांप बाबा बिच्छू होते हो, तो वहाँ क्या मनुष्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के 2। अब 5वां क्वेश्चन, इस पे देखो डबल स्टार लगा लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने दिया था? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने दिया था, यानी कि सिद्धांत। मानव विकास, वॉल्यूम सही आ रही है? चेक कर लो जरा। मानव विकास का सिद्धांत पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री हुए हैं महबूब उल हक, तथा नोबेल पुरस्कार जो भारतीय, उनको नाम आप लोगों ने सुना होगा, विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें हम अमर्त्य सेन के नाम से जाने, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन दोनों महापुरुषों ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी, जो आज भी लागू है। मानव विकास, 6वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? अब मान लो ये तो अवधारणा थी इनकी, एक जैसे कोई सूत्रपात होता है तो नियम बनाता है। अब इसकी सूचकांक कौन जारी करता है?
तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इंग्लिश में क्या कहते हैं, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जारी करता है कार्यक्रम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण। प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण मतलब प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, जो हम मतलब जैसे जीवन जीते हैं तो प्राथमिक क्रिया में सबसे पहले, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 कारकों पर जीवन निर्भर है, जैसे कृषि है, व्यापार है, नौकरी है। प्राथमिक क्रिया क्या होगी, कृषि तथा खनन कार्य। खनन कार्य में क्या आ जाता है, गिट्टी बालू सप्लायर लेबर वर्ग जो काम करती है। और दूसरा हो जाता है पशुचारण, जीवन यापन करने के लिए, जैसे मिश्रित कृषि में पशुचारण भी आता है। पशुचारण मतलब एनिमल्स रखना, डेयरी उत्पादन, ये सब करना। 8वां क्वेश्चन देखिए, चल वास्ता का क्या अर्थ है। चल वास्ता, चल वास्ता काफ़ी पॉपुलर है हमारे भारत में, क्योंकि पालतू पशुओं के साथ चारागाह की खोज में घूमना, जिन्हें हमने बताया है खासतौर से जम्मू कश्मीर के वो इलाका जहाँ पर ज़मीन में फसलें कम पैदा होती हैं, तो वहाँ जैसे गुज्जर प्रजाति है और बकरवाल है, ये लोग कैसे हैं, चारागाह की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और महीनों में बाद में लौट के आते हैं पशुओं के साथ, वहीं मतलब वहीं रहते हैं, वहीं जो भी खाना पीना होता है सब करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 देशों के नाम। मतलब जहां कारखाने, औद्योगिक दृष्टि, बेरोजगारी कम है और प्रत्येक इंसान के लिए काम है। सीधी बात, विकसित देश ऐसे कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे USA आता है, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन और चौथे नंबर पे चीन। मतलब ये 4 ऐसे देश हैं जहां औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित हैं, डेवलप। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थ सेवा मतलब चौथी सेवा, पहली दूसरी तीसरी। पहली कृषि होती है, दूसरी व्यापार होती है, तीसरी नौकरी, चौथी सेवा कौन सी। चतुर्थ सेवाओं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की क्रियाकलाप है। जटिल का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, जिसका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, ये चौथी क्रिया है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं ये चौथी क्रिया है। सूचना का काम, सूचना प्रशासन, जैसे आपको सूचना, जैसे आर्टिकल मतलब 2005 में सूचना का अधिकार पब्लिक को प्राप्त हुआ था। सूचना देना न्यूज़ चैनल के द्वारा या किसी पत्रिका के द्वारा। शोध मतलब रिसर्चर, जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी IIT IIM में शोध रिसर्चर लगे हुए हैं, विकास से है। 12वां क्वेश्चन देखिए, परिवहन के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। अब परिवहन के प्रमुख साधन मतलब जिस पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, परिवहन। परिवहन, ऊपरी वाहन परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन मतलब रोड के द्वारा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर इनके द्वारा, जल में जहाज़ों के द्वारा, वायु में हवाई जहाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के 2 बंदरगाहों के नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो लंदन है, दूसरा सिंगापुर है। व्यापार की दृष्टि से ये जो बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापार इन 2 बंदरगाहों के द्वारा होता है। भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम। ये देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी तक लागू है, 2021 की जनगणना अभी लागू नहीं हुई है, तो इन्हीं के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। देखो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे, जनसंख्या सर्वाधिक है, कितनी है, लगभग 24 करोड़ के आसपास। महाराष्ट्र है, और न्यूनतम जनसंख्या हम सबसे कम सिक्किम की और मिजोरम। कौन कौन सा है न्यूनतम में, सिक्किम और मिजोरम। अधिकतम में यूपी और महाराष्ट्र, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, भारत में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के 3 कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखना। नगरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। नगरों की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, दूसरी अन्य क्षेत्रों से नगरों में जनसंख्या प्रवास द्वारा तीव्र वृद्धि। मतलब गांव देहात से, रूरल एरिया से, दूर दराज से, जहां बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं चल रहे हैं, जीवन यापन के, तो शहरों में रोजगार की तलाश में पब्लिक जाती है। तीसरा, रोजगारों के विस्तार में समीपवर्ती गांवों को अपनी सीमा में मिलाकर। मतलब जैसे ऐसे मान लो कि अपना चिरगांव है, चिरगांव में आप देख रहे हो स्टेशन के पास गांव थे, उस तरफ गांव थे, छोटे छोटे पुरवा थे, या ऐसे मान लो डेरा बोलते हैं। अगर वो धीरे धीरे विकास होके सभी चिरगांव मिल जाए तो एक कस्बा बन जाएगा। उसी प्रकार बड़े बड़े शहरों के आसपास जितने भी गांव होते थे वो सब नगरीकरण हो गए, शहरों में बदल गए। गांव की अपनी सीमा में मिलाकर नगरीय जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हो गई। आशातीत का मतलब होता है जहाँ कोई आशा ना की हो कि इतना बड़ा डेवलप, इतना जनसंख्या हो जाएगी क्या। जब बहुत सारे गांव, कस्बा, देहात, रूरल सब शहर में मिल जाएंगे तो शहर की जनसंख्या बढ़ नहीं जाएगी, बढ़ जाएगी ना।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, साझा समिति संसाधन से आप क्या समझते हो। साझा समिति, इस पे डबल स्टार है, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। साझा समिति संसाधन से आप क्या समझते हो। साझा का मतलब पार्टनरी। जैसे ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि का साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। जैसे गाँव में जो पड़ती भूमि पड़ी रहती है, जहाँ पर खलिहान रखे जाते हैं, चरवाहे पशु चराते हैं, या अपने जो व्हीलर हैं, व्हीलर मतलब 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर ट्राली या हार्वेस्टर जो मशीनें रखी रहती, गांव के आसपास देखे होंगे बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, उनको क्या बोलते हैं, साझा संपत्ति संसाधन है। अरे उनको हम यूज करते हैं अपने साधनों के रूप में, उसी को साझा संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गाँव के चारागाह, वनभूमि, खलिहान आदि। देखो इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से 2 बार, अगर नहीं आए समझ में तो 3 बार पढ़ लेना। इनमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए रातों से नहीं लड़ोगे तो फिर कैसे जीतोगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को एवं लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।